जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का नया टॉपिक है ईथर। अपने स्टार्ट कर रहे हैं ईथर। तो देखिए टॉपिक का नाम है ईथर। क्या नाम है बेटा? ईथर। सबसे पहले ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है उसको क्या होता है बेटा? ROR। क्या होता है? ROR। इसकी परिभाषा देखिए कि द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुलित होती है। एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुलित होती है तो बना यौगिक ईथर कहलाता है। बना यौगिक क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। इसको एल्कोक्सी एल्केन भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी एल्केन भी बोलते हैं। तो परिभाषा समझिए बेटा। परिभाषा क्या कह रहा है कि द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुलित होती है तो बना यौगिक क्या कहलाता है? ईथर। इसे एल्कोक्सी एल्केन भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है ROR, जिसमें अपन इसको R डैश भी ले सकते हैं। तो जो R या R डैश है, R और R डैश है, वह क्या है बेटा? एल्किल या एरिल। एल्किल या एरिल। इसका जो फॉर्मूला होता है, जो सामान्य सूत्र, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं CnH2n + 2O। CnH2n + 2O। और हमेशा n = 1 होता है। हमेशा क्या होता है? n = 1 होता है। तो समझिए CnH2n + 2O इसका सामान्य सूत्र हो गया, जहाँ 1 = कितना होता है बेटा? 1 होता है। आगे समझिए कि यदि जो दोनों R है, मतलब एल्किल या एरिल समूह है, एल्किल या एरिल कोई सा भी जो समूह अगर वो समान है, अगर वो क्या है बेटा? समान है, तो इसको बोलते हैं सामान्य ईथर। अगर वो समूह समान है तो क्या कहलाता है? सामान्य ईथर। दोनों समूह समान होने की स्थिति में जो ईथर होगा कैसा होगा? सामान्य ईथर। और यदि दोनों समूह भिन्न भिन्न हैं, दोनों समूह क्या है बेटा? भिन्न भिन्न हैं, तो वो ईथर कहलाता है मिश्रित ईथर। वो ईथर क्या कहलाता है बेटा? मिश्रित ईथर। दोनों समूह भिन्न भिन्न है तो क्या कहलाता है? मिश्रित ईथर। तो समझिए, दोबारा बताता हूँ बेटा। ईथर की परिभाषा क्या कहोगे कि द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुलित होती है तो बना यौगिक क्या कहलाता है? ईथर। ईथर को अपन एल्कोक्सी एल्केन के नाम से भी जानते हैं। क्या? एल्कोक्सी एल्केन के नाम से भी जानते हैं। देखो, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? ROR। जहाँ R व R डैश एल्किल या एरिल समूह है, जहाँ R और R डैश क्या है? एल्किल या एरिल समूह है। इसको एक सामान्य सूत्र और भी होता है CnH2n + 2O, जहाँ n = कितना होता है? 1 होता है। आगे देखिए, यदि R समान है, मतलब समान है, एल्किल और एरिल समूह कैसे हैं? समान है, तो क्या कहोगे बेटा? इसको सामान्य ईथर। और एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न है तो क्या कहोगे बेटा? मिश्रित ईथर। नेक्स्ट समझिए, जो ईथर होता है उस ईथर को जल का व्युत्पन्न माना जाता है। ईथर को क्या माना जाता है? जल का व्युत्पन्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो जल का फॉर्मूला होता है वो होता है HOH। जल का फॉर्मूला क्या होता है? HOH। और ईथर में दोनों हाइड्रोजन के स्थान पे क्या ले लिया जाता है? एल्किल या एरिल समूह। दोनों हाइड्रोजन के स्थान पे क्या ले लिया जाता है? एल्किल या एरिल समूह। मतलब क्या ले लेंगे? ROR या ROR डैश। तो समझ पा रहे हैं? इसे क्या कहेंगे? जल का व्युत्पन्न भी माना जाता है। ईथर को जल का व्युत्पन्न भी माना जाता है। और यदि जल है, जल का फॉर्मूला होता है HOH। तो जो ऑक्सीजन की द्विसंयोजी ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं कौन पूरी कर रहा है? हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन के स्थान पे क्या ले लेंगे? एल्किल या एरिल समूह। तो ये क्या हो जाएगा? एल्किल या एरिल समूह जो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, एल्किल या एरिल समूह जो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, इसके कारण इसको क्या कहते हैं बेटा? जल का व्युत्पन्न भी माना जाता है। मतलब दोनों हाइड्रोजन के स्थान पे एल्किल या एरिल समूह आ जाएंगे, इसलिए इसे जल का व्युत्पन्न भी कहते हैं। फिर देखो बेटा, जो ईथर होता है, ईथर
एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी होता है, एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है। ईथर क्या होता है बेटा? एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है। कैसे समझिए बेटा एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्या होता है कि 2 मोल अल्कोहल में से अगर जल का अणु निकाल दिया जाए, 2 मोल अल्कोहल में से यदि जल का अणु निकाल दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? ईथर का। एक बार देखिए ये चीज क्लियर है। इस चीज को आप समझ गए बेटा कि ईथर को जल का व्युत्पन्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं जो हाइड्रोजन संतुलित कर रहा है उसके स्थान पे यदि अपन R ले लें तो क्या बन जाएगा बेटा? ईथर बन जाएगा, इसलिए इसे जल का व्युत्पन्न भी माना जाता है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था बेटा कि जो ईथर होता है वह एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है, एल्कोहल का एनहाइड्राइड होता है। ईथर एल्कोहल का क्या होता है बेटा? एनहाइड्राइड होता है। कैसे होता है समझिए बेटा कि 2 मोल अल्कोहल में से 2 मोल अल्कोहल में से यदि जल का अणु निकाल दिया जाए, मतलब क्या कर दिया जाए? निर्जलीकरण। क्या कर दिया जाए बेटा? निर्जलीकरण। तो किसका निर्माण होता है? ईथर का। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एल्कोहल का एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एल्कोहल का एनहाइड्राइड। देखिए ROH 1 मोल क्या हो गया बेटा? एल्कोहल। दूसरा लेते हैं HOR। अगर अपन चाहें तो इनको ऐसा भी लिख सकते हैं ROH प्लस ROH। अगर उनमें से 1 मोल जल निकाल दिया जाए, उनमें से क्या निकाल दिया जाए बेटा? 1 मोल जल निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? ROR प्लस क्या निकल गया बेटा? H2O। तो क्या कहोगे बेटा कि ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहते हैं क्योंकि 2 मोल अल्कोहल में से जल के 1 अणु का निकाल दिया जाए, मतलब इसका अल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर बेटा क्या होता है? ईथर का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। नेक्स्ट समझिए बेटा ईथर का नामकरण, ईथर का नामकरण। और कौन सा पढ़ेंगे बेटा? IUPAC। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म आपको पता है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए बेटा अपन ने सामान्य सूत्र क्या लिया था? ROR। क्या लिया था? ROR, जिसे अपन क्या कर रहे थे? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, जिसको अपन क्या नाम दे रहे थे बेटा? एल्कोक्सी एल्केन। जो ईथर का नाम था ROR, जिसको अपन एल्कोक्सी एल्केन कह रहे थे। तो जो ऑक्सी समूह जोड़ रहे हैं, ऑक्सी समूह जोड़ रहे हैं, वो तो जैसे अपने पास यहाँ पर अपने पास सेम है, सेम है। तो एक को अपन ऑक्सी समूह जोड़ देंगे, एक में क्या जोड़ देंगे? N जोड़ देंगे। तो इसका तो नाम क्या हो जाएगा? मैथोक्सी। अरे भाई एल्कोक्सी की जगह अपन ने क्या ले लिया? मैथोक्सी। और एल्केन की जगह अपन क्या ले लेंगे? मैथेन। मैथोक्सी मैथेन। और यदि ऐसा आ जाए CH3OC2H5, CH3OC2H5, तो जिसमें कार्बन की संख्या कम है, जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसके साथ तो कौन सा समूह जोड़ेंगे? ऑक्सी। जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसके साथ तो कौन सा समूह जोड़ देंगे? ऑक्सी समूह। और जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है उसके साथ कौन जोड़ देंगे बेटा? N जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? N जोड़ देंगे। तो समझिए ये जो ईथर हुआ वो तो कौन सा ईथर हुआ? सामान्य ईथर। ये ईथर तो कौन सा हुआ? सामान्य ईथर। और ये ईथर कौन सा हो गया बेटा? मिश्रित ईथर। ये कौन सा हो गया बेटा? मिश्रित ईथर। तो नामकरण में अपन क्या नाम दे रहे इसका? एल्कोक्सी एल्केन। जो ऑक्सी समूह होगा अगर सामान्य ईथर है तो किसी एक के साथ जोड़ देंगे, और यदि मिश्रित ईथर है तो जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसके साथ कौन सा समूह जोड़ा जाता है? ऑक्सी समूह। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, C2H5OC2H5, C2H5OC2H5। तो एक में कौन सा समूह जुड़ जाएगा? ऑक्सी। एक में क्या जुड़ जाएगा? N। तो क्या नाम हो जाएगा? एथोक्सी एथेन। एथोक्सी एथेन। ठीक है बेटा। इसी प्रकार यदि इसमें लेते हैं अपन C2H5OC3H7, C3H7, इसमें कार्बन की संख्या कम है, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। जिसमें कम है उसमें कौन सा समूह है? ऑक्सी। जिसमें ज्यादा है उसमें कौन सा समूह है? N। तो ये तो क्या हो गया बेटा? एथोक्सी। क्या हो गया? एथोक्सी। और ये क्या हुआ बेटा? प्रोपेन। क्या हुआ? एथोक्सी प्रोपेन। तो ये हो गया इसके सामान्य IUPAC नामकरण। देखिए बेटा इसके में आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसके विरेचन की विधियां।
सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर। ईथर के विरेचन की विधियां, और पहली विधि पढ़ेंगे अपन प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि समझिए बेटा, प्रयोगशाला विधि में क्या कह रहा है कि इस विधि में डाई एथिल ईथर को विलियमसन ईथर संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। कौन से ईथर को बनाते हैं बेटा? डाई एथिल ईथर को कौन से प्रक्रम द्वारा बेटा? विलियमसन्स ईथर संश्लेषण, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। विलियमसन्स ईथर संश्लेषण प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। डाई एथिल ईथर बना रहे हैं, कौन से प्रक्रम के द्वारा बना रहे बेटा? विलियमसन्स ईथर संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा। देखिए, एथेनॉल को आधिक्य में लेकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कितने केल्विन ताप पर बेटा? 413 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है बेटा? गर्म किया जाता है। तो समझिए बेटा, एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ बेटा? सांद्र H2SO4 के साथ। किसके साथ बेटा? सांद्र H2SO4 के साथ। कितने केल्विन ताप पर बेटा? 413 केल्विन ताप पर। कितने पर बेटा? 413 केल्विन ताप पर अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होगा बेटा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। देखिए कैसे, एथेनॉल ले लिया अपन ने, क्या ले लिया? C2H5OH, C2H5OH। यहाँ से ले लिया अपन ने H2SO4। क्या ले लिया बेटा? H2SO4। इसको अगर चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं HSO3H, HSO3H। प्रेजेंस किसकी लेंगे बेटा? 413 केल्विन ताप टेम्परेचर। यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा? H। इधर से OH और इधर से क्या निकल जाएगा? H। तो क्या बन जाएगा बेटा? C2H5, C2H5OH निकल गया, H निकल गया। इधर से क्या है बेटा? SO3H। क्या आ गया बेटा? SO3H। और क्या निकल गया बेटा? H2O। क्या निकल गया? H2O। मतलब इसका क्या हो गया? निर्जलीकरण। क्या बना बेटा? ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन गया बेटा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। किसका निर्माण हुआ? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का। नेक्स्ट फिर बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया फिर किसके साथ करवा रहा है? एथेनॉल के साथ। फिर किसके साथ करवा रहा है? एथेनॉल। क्योंकि स्टार्ट में क्या कहा कि एथेनॉल को अधिक की मात्रा में लेना है। एथेनॉल को किस में लेना है? अधिक की मात्रा में। तो समझिए, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फिर अपन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? C2H5OH, C2H5OH प्लस इधर से क्या ले लिया बेटा? HSO3 और इधर क्या ले लिया बेटा? C2H5, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा यहाँ के हाइड्रोजन के साथ इधर का क्या निकल जाएगा? SO3H। क्या निकल जाएगा बेटा? सॉरी, यहाँ पर SO3 SO4, ये भी क्या होगा? SO4। क्या निकल जाएगा बेटा? HSO4 और उसके साथ क्या जुड़ा है? C2H5। तो इस HSO4 के साथ कौन निकल जाएगा? H। तो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? C2H5 से। ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? C2H5 से। तो इधर क्या है बेटा? C2H5O, C2H5 और O से कौन जुड़ गया? C2H5। O से कौन जुड़ गया बेटा? C2H5 प्लस H2SO4 प्लस क्या हो गया बेटा? H2SO4। अरे भाई H और ये HSO4 माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा? H2SO4। तो क्या कह रहे हैं बेटा प्रयोगशाला विधि में कि डाई एथिल ईथर को कौन सी विधि के द्वारा? विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा बेटा? विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रम में एथेनॉल की आधिक्य मात्रा लेते हैं। एथेनॉल की आधिक्य मात्रा लेते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? सांद्र H2SO4 के साथ। किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो किसका निर्माण होता है बेटा? ईथर का। नाम क्या है बेटा? डाई एथिल ईथर है। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर। जो दूसरा ने क्या नाम क्या हो जाएगा? एथोक्सी एथेन। एथोक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? एथोक्सी एथेन। आगे इसका एक डायग्राम देख रहे हैं। नेक्स्ट इसकी विधि समझिए बेटा, क्या कह रहा है। जो डायग्राम दे रखा है उसके अनुसार आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल लेते हैं। जो आसवन फ्लास्क डायग्राम में दे रखा है उसमें क्या लेते हैं अपन? एथिल अल्कोहल लेते हैं।
कितना आयतन बेटा, 2 आयतन, लेकर उसमें सांद्र H2SO4 कितना आयतन, 1 आयतन, धीरे धीरे मिलाते हैं, 1-2 आयतन में 1 आयतन क्या मिलाते हैं, धीरे धीरे मिलाते हैं, क्या H2SO4 1 आयतन 2 मोल एथेनॉल में मिलाते हैं। देखिए बेटा, फ्लास्क को बालू ऊष्मक, और नीचे क्या लगा दिया बेटा, बालू ऊष्मक कितने केल्विन टेम्परेचर, 413 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनने लगता है। तो 413 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनने लगता है बेटा, डाई एथिल ईथर बनने लगता है, जिससे बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित। अब दूसरा जो संग्राही है उसमें क्या लगी हुई है बेटा, बर्फ लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बर्फ। उसे बर्फ में रखे हुए संग्राही में धीरे धीरे डाई एथिल ईथर को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं। आसवन फ्लास्क में बिंदु तापी कीप की सहायता से एथेनॉल मिलाने से ईथर सतत रूप से बनता रहता है। अब लगातार उससे क्या हो रहा है, एथेनॉल की बिक्रिया H2SO4 से, और H2SO4 तो लगातार क्या बनता है, बन रहा है बेटा, ईथर बन रहा है, जिसमें बर्फ में रखे जो संग्राही है उसमें एकत्रित कर रहे हैं। शोधन देखिए बेटा क्या है, इस विधि से प्राप्त डाई एथिल ईथर में एथेनॉल, जल, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की अशुद्धियां रहती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ये जो ईथर निर्माण की प्रयोगशाला विधि है उसमें जो विधि है, विधि में जो ईथर बनता है उस ईथर में किस किस प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती है। तो कौन कौन सी है बेटा, एथेनॉल, जल, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की अशुद्धियां उसमें उपस्थित होती है। अशुद्ध ईथर को एक पृथककारी कीप में लेकर, अशुद्ध ईथर जो अपने पास प्राप्त हो उसे पृथककारी कीप में लेकर उसमें क्या मिलाते हैं, NaOH के तनु विलयन के साथ हिलाते हैं। उसमें क्या डाल दिया, NaOH का तनु विलयन, उसे क्या करते हैं, हिलाते हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि दूर हो जाती है। अब इस NaOH के डालने से किसकी अशुद्धि दूर हुई, सल्फर डाइऑक्साइड की। अब उसमें क्या क्या अशुद्धियां बच गई बेटा, जल। अब क्या बच गया उसमें बेटा, जल। आगे देखिए, NaOH के विलयन को निचली परत को हटा देते। अब NaOH के विलयन की जो निचली परत है उसको क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं, और ईथर को क्रमशः जल और CaCl2 के सांद्र विलयन के साथ हिलाते हैं। अब जल के और CaCl2 के सांद्र विलयन के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, हिला रहे हैं। इससे एथेनॉल की अशुद्धि दूर हो जाती है। अब इसमें जो एथेनॉल बचा था उसकी अशुद्धि भी क्या होगी बेटा, दूर होगी। पहले अपने सल्फाइड की अशुद्धि दूर की, किसके साथ, NaOH के साथ मिलाकर। अब उसने अपने जल और CaCl2 के विलयन के साथ हिलाकर किसकी अशुद्धि दूर कर दी, एथेनॉल की। ईथर की सतह को पुनः संकलित CaCl2 के शुष्क करके प्रभाजी आसवन करके 306 से 308 केल्विन ताप, 306 से 308 केल्विन ताप पर शुद्ध ईथर प्राप्त होती है। कौन सी ईथर प्राप्त होती है बेटा, शुद्ध ईथर प्राप्त होती है। उपयुक्त विधि से यह ज्ञात होता है, क्या बेटा, उपयुक्त विधि से यह ज्ञात होता है कि अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में ईथर के साथ क्या बनता है बेटा, H2SO4 बन रहा है बेटा। उत्पाद के साथ क्या बन रहा है, H2SO। अभिक्रिया हुई, उस अभिक्रिया में जो पूरा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के अंतिम जो उत्पाद बना वो क्या बना, ईथर, और ईथर के साथ क्या बना बेटा, H2SO4। अतः सांद्र H2SO की प्रारंभिक मात्रा ही एथेनॉल को ईथर में बदलने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अब जो अपन क्या करें कि जो प्रारंभिक मात्रा अपन ने डाली वह ही H2SO4 जो था उसको ईथर में परिवर्तित करने के लिए सक्षम होता है, उपयुक्त होता है। अभिक्रिया सतत रूप से चलती रहनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसके लिए निम्न कारण है। अभिक्रिया सतत रूप से नहीं चलता, इसके कारण क्या है बेटा, देखिए। पहला, एथेनॉल से जब ईथर बनता है, एथेनॉल से जब ईथर बनता है तो जल निकलता है। क्या निकलता है बेटा, जल निकलता है। यह सांद्र H2SO4 को क्या कर देता है बेटा, तनु कर देता है। यह जो जल निकलता है वह सांद्र H2SO4 को, अपन ने डाला कौन सा था, सांद्र H2SO4। अब अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया होने के साथ साथ क्या निकल रहा है बेटा, जल निकल रहा है। और जो जल निकल रहा है वो उसको सांद्र को क्या कर रहा है बेटा, तनु। क्योंकि सांद्र तो उपयुक्त मात्रा जिसमें कुछ भी मिलाया हुआ नहीं हो, जल मिलाया हुआ नहीं हो, अगर जल उसमें मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है उसका तनुकरण। क्या हो जाता है बेटा, तनुकरण। तो जो सांद्र H2SO4 था वो किस में परिवर्तित हो गया, तनु H2SO4 में। किस में परिवर्तित हो गया, तनु H2SO4 में। फिर आगे देखिए बेटा, जो सांद्र H2SO4 का कुछ भाग, सांद्र H2SO4 का कुछ भाग अल्कोहल के ऑक्सीकरण के काम में आता है बेटा। सांद्र H2SO4 का कुछ भाग किस में काम में आता है बेटा, अल्कोहल के ऑक्सीकरण के काम में आता है, तथा H2SO4 स्वयं सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाती है। अब जो क्या होता है बेटा, अल्कोहल का कुछ भाग था, सांद्र H2SO4 कुछ भाग अल्कोहल के क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीकरण कर रहा है, तथा ऑक्सीकरण करने से जो H2SO4 है वो सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अतः संपूर्ण प्रक्रम के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल को बदलना पड़ता है। अतः जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उस पूरे प्रोसेस के दौरान अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल को भी बदलना पड़ता है। इस प्रकार प्रयोगशाला जो विधि थी उसमें अपन क्या बना सकते हैं बेटा, ईथर बना सकते हैं।
विधि में स्टार्ट में क्या किया था कि जो अपने डाई एथिल ईथर था उसको कौन सी विधि के द्वारा बना रहे थे बेटा, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, विलियमसन्स ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा। और इस विधि में कर क्या रहे हैं कि अधिक मात्रा में अपन ले रहे हैं एथेनॉल, अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, सांद्र H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, और ताप कितना ले रहे हैं, 413 केल्विन। तो क्या बढ़ रहा है बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया पुनः एथेनॉल से करवाते हैं तो अपने पास मुख्य उत्पाद के रूप में डाई एथिल ईथर बनता है और साथ में क्या निकलता है, H2SO4। ओके स्टूडेंट्स।